अस्सलाम वालेकुम जी। अब हम स्टार्ट करेंगे जर्नल द ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री। जर्नल के अंदर हम तमाम अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं डेली बेसिस के ऊपर। जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो मोस्टली पहले सिंगल एंट्री सिस्टम के तहत रिकॉर्डिंग होती थी। सिंगल एंट्री सिस्टम में सिर्फ एक एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाता था, लेकिन डबल एंट्री सिस्टम में डुअल एस्पेक्ट जो अगर होता था एक इकोनॉमिक इवेंट के अगर होने के बाद वो रिकॉर्ड किया जाता था। तो अब डबल एंट्री सिस्टम के तहत जर्नल के अंदर हम लोगों ने एंट्रीज करनी है। जर्नल का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है, ये मैंने सामने आपके बना दिया है। और अगर हम जर्नल का फॉर्मेट देखें तो हम सबसे पहले टॉप के ऊपर उसके लिखेंगे कि हम बना क्या रहे हैं, दैट इज जर्नल। और जर्नल के ऊपर हमने इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि हम लोग सारे इसको अंडरस्टैंड कर सकें और सही तरीके से नजर आ सके। जर्नल के फॉर्मेट के अंदर हम लोगों ने 5 कॉलम्स बनाने हैं। पहला कॉलम है हमारा डेट का, सेकंड है पर्टिकुलर्स, थर्ड है लेजर फॉलियो, फिर डेबिट का कॉलम है और एक क्रेडिट का कॉलम है। जर्नल बनाने से पहले जो चीज़ हमें मद्देनजर रखनी है वो नेचर ऑफ अकाउंट्स है कि कौन कौन से अकाउंट्स की क्या क्या नेचर है। उसके लिए लेट मी टेक यू बैक टू दैट स्लाइड जो मैं आपको पहले टीच कर चुका हूँ। और अकाउंटिंग इक्वेशन आपको याद होगी, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी। ये हमें अगर किसी को नहीं याद तो मेरा दूसरा लेक्चर चेक कर ले और देख लें, तो आपको उसके ऊपर डिटेल से अकाउंटिंग इक्वेशन एक्सप्लेन की गई है प्रॉब्लम की मदद से। वेल लेट्स स्टार्ट अगेन। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी। एसेट्स की जो नेचर है वो डेबिट नेचर है। अगर कुछ एसेट्स के अंदर इजाफा होगा तो डेबिट होगा, और एसेट्स के अंदर अगर कोई कमी होगी वो क्रेडिट होगी। क्रेडिट लेस हो जाएगा। लाइबिलिटीज में अगर इंक्रीज होगा तो उसकी नेचर है क्रेडिट, क्रेडिट में इंक्रीज होगा। और लाइबिलिटीज अगर इंक्रीज करेंगी क्रेडिट हो जाएगा, लाइबिलिटीज अगर डिक्रीज करेंगी तो डेबिट हो जाएगा। इसी तरह ऑनर्स इक्विटी में अगर ऑनर इक्विटी इंक्रीज करेगी तो क्रेडिट होगी, अगर डिक्रीज करेगी तो डेबिट हो जाएगी। और रेवेन्यूज भी अगर इंक्रीज करेंगे तो क्रेडिट हो जाएंगे और डिक्रीज करेंगे तो डेबिट हो जाएंगे। और एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज करेंगे डेबिट हो जाएंगे और अगर डिक्रीज करेंगे तो क्रेडिट होंगे। एसेट्स और एक्सपेंसेस की नेचर सेम है, अगर इंक्रीज करेंगे डेबिट और डिक्रीज करेंगे तो क्रेडिट। उसके बाद लाइबिलिटीज, ऑनर इक्विटी और रेवेन्यू की नेचर सेम है, इंक्रीज करेंगे क्रेडिट, डिक्रीज करेंगे तो डेबिट हो जाएगा। अच्छा जी, डेबिट क्रेडिट तो बहुत हो गई। अब डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है? डेबिट और क्रेडिट की सिंपल अगर हम सलीस उर्दू में बात करें तो सिंपली जो विच कम्स, जो आपके बिजनेस में चीज आ जाती है उसको डेबिट कर देते हैं, और जो चीज चली जाती है उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। एक दफा फिर रिपीट कर देता हूं, व्हाट कम्स इन टू द बिजनेस इज डेबिट, व्हाट गोज आउट ऑफ द बिजनेस इज क्रेडिट। ये तमाम मैं आपको इकोनॉमिक टर्म्स में बात कर रहा हूं। अगर कोई ऐसी चीज जिसको आप मॉनेटरी लिहाज से मैयर कर सकते हैं, वो चीज आपके बिजनेस में आती है उसको डेबिट कर देंगे, और जो चीज आपके बिजनेस से चली जाएगी मॉनेटरी टर्म्स में आप उसको मैयर कर सकते हैं तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। अच्छा, अगर मैं आपको एक पॉपुलर सी एग्जांपल देता हूं कि हमने एक हायरिंग की है एक बंदे की स्टाफ के अंदर, तो क्या वो डेबिट होगा, क्रेडिट होगा? वो उसका कोई इफेक्ट हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस पे नहीं आएगा क्योंकि सिर्फ हमने बंदा हायर किया। लेकिन जब हम उसे पे करेंगे पैसे तो हमारी इकोनॉमिक इवेंट अकर करेगा और उसकी फिर हम रिकॉर्डिंग करेंगे। खैर, लेट्स मूव ऑन टू एन एग्जांपल। और इस एग्जांपल पे हम चलते हैं। सॉरी, ये एक प्रॉब्लम है, हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब मैं आपको जर्नल के अंदर एंट्री करने का तरीका बताऊंगा। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि ये मेरा पहला लेक्चर नहीं है जर्नल के ऊपर, तो इसीलिए मैं आपको थोड़ी सी स्पीड में जाता हुआ नजर आऊंगा। तो खैर, हम देखते हैं कि हमारे बिजनेस में कोई चीज़ आती है तो वो डेबिट होती है, जो चीज़ आती है वो क्रेडिट होती है। उसके अलावा जो हमने ग्रिड देखी है इससे पहले, जो कि मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ एक दफ़ा।
ये ग्रेड हमने देखी है, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी। इसके अंदर जो इफेक्ट्स आ रहे हैं डेबिट और क्रेडिट के, वो ट्रांजैक्शंस के हिसाब से मॉनिटर करेंगे कि वो ट्रांजैक्शन जब अगर करती हैं तो इसमें क्या इजाफा और क्या कमी होती है। खैर, अब जर्नल के अंदर एंट्रीज को रिकॉर्ड करने का तरीका क्या है और किस तरीके से हम उसको लिखेंगे, अब मैं आपको इसका तरीकाकार वाज़ेह कर देता हूँ। On August 1st 1992 मिस्टर फुरकान established a new business। जी एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है मिस्टर फुरकान ने, और द ट्रांजैक्शन फॉर द मंथ आर एज फॉलोज। जी ट्रांजैक्शन उन्होंने क्रोनोलॉजिकली मेंशन कर दी है, और ये चीज़ हमें पता है कि तमाम ट्रांजैक्शंस को हम क्रोनोलॉजिकली ही एंटर करेंगे, डेट वाइज हम एंटर करेंगे। इसके अलावा हम डेट्स ऊपर नीचे और उसकी एंट्री ऊपर नीचे हम नहीं कर सकते। तो उसका पहला असूल यही है कि हमने उसको क्रोनोलॉजिकली एंटर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगस्त फर्स्ट है जी, ये मैंने फिर लिख दिया अगस्त फर्स्ट 1992। जी 1992 है। उसके अंदर पर्टिकुलर्स के अंदर हम चले जाते हैं। पर्टिकुलर्स के अंदर है जी, इंट्रोड्यूस्ड कैश एज कैपिटल रुपीज 1,48,000। आपके बिजनेस में कैश आया, कैश बिजनेस के अंदर आया तो कैश अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट, और टू करेंगे कैपिटल अकाउंट या ऑनर्स इक्विटी अकाउंट करेंगे हम क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट को मैंने बड़े ही अच्छे आसान तरीके से मैंने स्पेसिफाई करने के लिए दो अलग कॉलम्स बना ली हैं। ये बनाने की वजह ये है कि डेबिट को आप हमेशा कॉलम की राइट हैंड साइड पे लिखेंगे, और जो क्रेडिट होगी उसको हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ज़्यादा लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो और डेबिट की अमाउंट भी इसी तरीके से हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे, और क्रेडिट की अमाउंट उसके सामने नहीं, हम उसके निचली साइड पे लिखेंगे 1,48,000। अच्छा, इस ट्रांजैक्शन का सेकंड इफेक्ट ये है, कैश इज एन एसेट, इंक्रीज इन एसेट डेबिट, और इंक्रीज इन ऑनर्स इक्विटी इज क्रेडिटेड। तो वो हम लोग ऑनर्स इक्विटी में हमने एज इट इज इस तरीके से इसको मेंशन कर दिया। ऑनर इक्विटी में अगर इंक्रीज होगा तो वो क्रेडिट हो जाएगा, और ऑनर इक्विटी में यहाँ पे इंक्रीज हुआ। ठीक है, ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन थी। इसके बाद हम नरेशन लिख सकते हैं। नरेशन क्या है जी, स्टार्टेड न्यू बिजनेस। ये आपने नरेशन लिखी और आपकी फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्लोज हो गई। अच्छा, ये मैं इसके अगर कॉलम बना दूंगा तो बड़े अच्छे रहेंगे, और जी अभी चलें जी, चलें, अभी मुझे नजर नहीं आ रहा, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको थोड़ी देर में बना के दिखा देता हूँ। अब सेकंड ट्रांजैक्शन है जी फर्स्ट की, फर्स्ट, और ये हम इसको कॉपी करते हैं। हमने यहाँ पे कॉपी करके कंट्रोल भी कर दिया, और सेकंड ट्रांजैक्शन है जी फर्स्ट की, बॉट फर्नीचर फॉर रुपीज 30,000। फर्नीचर परचेज किया तो क्या चीज आ गई हमारे पास, फर्नीचर आ गया। फर्नीचर अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, और हम लोगों ने कैश के मद में खरीदा है तो हम लोग इसको टू कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। और कितनी अमाउंट थी जी, 30,000 की अमाउंट थी, और ये हमारी 30,000 की ही अमाउंट से हमने इसको क्रेडिट कर दिया। एक साइड पे आपका एसेट इंक्रीज कर रहा है और एक साइड पे आपका एसेट डिक्रीज कर रहा है। फर्नीचर, क्योंकि हमारा फर्नीचर इज इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर मोर देन 1 ईयर, तो इसीलिए हम इसको एज अ एसेट कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट है जी, मैं आपकी इसकी नरेशन नहीं लिख रहा क्योंकि इट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर मी, तो आई एम गोइंग टू कैरी ऑन टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। कैश परचेजेस फॉर रुपीज 36,000। कैश परचेजेस की, और परचेजेस को हम परचेजेस के नाम से ही लिखेंगे। कोई भी चीज जो आपने बिजनेस में सेलिंग के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदी है उसको हम परचेजेस कहते हैं, और उसके अगेंस्ट आप क्योंकि हमने कैश पे किया तो कैश आपके पास चला गया, तो कैश अकाउंट हमने इसको क्रेडिट कर दिया और परचेजेस अकाउंट हमने डेबिट कर दिया। 36,000 इज द अमाउंट,
और 36,000 हमने यहाँ पे लिख दिया। परचेजेस इज एक्सपेंस, इंक्रीज इन एक्सपेंस, और कैश इज एसेट में डिक्रीज हुआ है, तो हम लोगों ने ये इसका साइड इफेक्ट जो है साथ में साइड पे मैंने इफेक्ट लिख दिया। ये इफेक्ट आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ अपनी लॉजिक इस्तेमाल करनी है और ये जो 5 कॉलम्स हैं ये बनाने हैं। नेक्स्ट है जी 4 तारीख की एंट्री है 4192, 4 तारीख की एंट्री है। परचेज गुड्स ऑन अकाउंट फ्रॉम नूर मिल्स रुपीज, टर्म्स है जी 2/10 एंड डिवाइडेड बाय 30 फॉर 7500। परचेजेस को हम डायरेक्टली डेबिट कर देंगे। हमने नूर मिल से खरीदी है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कैश का तो जिक्र नहीं है, तो हम ऑब्वियसली सीधा सीधा नूर मिल्स को क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट क्या थी जी? अमाउंट है इसकी 7500 की। अच्छा, अब हम परेशान हो रहे होंगे कि इसके अंदर ये है हम लोगों ने जो n/2 और ये क्या लिखा है 2/10 और n/30 क्या लिखा हुआ है, उसका मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। नूर मिल्स यहाँ पे हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज करे, तो इसको हम लोगों ने इंक्रीज इन लाइबिलिटी है, क्योंकि हमने नूर मिल्स क्या पैसे देने हैं, तो नूर मिल्स हमारी लाइबिलिटी है बिजनेस की, और हम बिजनेस की लाइबिलिटी इंक्रीज करेगी तो वो क्रेडिट हो जाएगी। परचेजेस सामान था हमारे पास आ गया, वो डेबिट हो गया। किससे आया? नूर मिल से आया, वो हमने उसको क्रेडिट कर दिया। 2/10 और n/30 का मतलब ये है कि अगर आप 10 दिन के अंदर पेमेंट कर देते हैं तो आपको 2% डिस्काउंट मिलेगी 7500 पे, और n/30 का मतलब ये है कि आपने पेमेंट विद इन 1 मंथ यानी कि 30 डेज के अंदर करनी ही करनी है। ये टर्म्स हैं जी। और 9 तारीख की हम ट्रांजैक्शन देखते हैं। 9 तारीख को वो कहता है जी कि गुड्स रिटर्न टू नूर मिल्स फॉर ₹500। नूर मिल्स को सामान वापस गया है कितने का? 500 का। अब नूर मिल्स को सामान वापस गया है, हमारे पास से चला क्या गया? हमारे पास से परचेजेस रिटर्न चली गई। रिटर्न चली गई कितनी? 500 की। जो चीज चली गई वो क्रेडिट, जो चीज आ गई वो डेबिट। किसको गई है? नूर मिल्स को। नूर मिल्स से हमने चीजें ली थी तो परचेजेस की थी, परचेजेस में हमने ऐड किया था, अब हमारे पास से चली गई हैं, तो हम लोगों की अल्टीमेटली परचेजेस तो 7000 की रह गई ना। अब हमने जब हमारा एक्सपेंस कम हुआ तो एक्सपेंस क्रेडिट हो गया, और जब हमारी लाइबिलिटी कम हुई तो लाइबिलिटी हमारी डेबिट हो गई। लाइबिलिटी हमारी डेबिट हो गई। हमने नूर मिल्स को अब 500 रुपया कम देना है, यानी कि अब हमने नूर मिल्स को 7000 रुपये वापस करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट है जी कैश सेल्स फॉर ₹9900। कैश सेल्स हुई हैं 12 तारीख को, 12/1/1992। 12/1 को हमने कैश सेल्स की हैं। तो कैश सेल्स करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा कैश अकाउंट। कैश अकाउंट हमारा इंक्रीज कर जाएगा, और किस वजह से आया? सेल्स की वजह से। तो सेल्स जो है हमने कैश के ऊपर सेल्स की, और हमने इसी तरीके से इसकी एंट्री कर दी। जो चीज़ आ गई वो डेबिट, और जो चीज़ चली गई वो क्रेडिट। हमारे पास से सामान चला गया तो वो हमारा क्रेडिट हो गया, और हमारे पास उसकी जहाँ पे कैश आ गया, तो कैश हमारा एसेट है। एसेट हमारा इंक्रीज कर गया तो वो डेबिट हो गया, और रेवेन्यू हमारा इंक्रीज कर गया तो रेवेन्यू हमारा क्रेडिट हो गया। सेल्स इज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू। तो सेल जब भी हम करेंगे तो हमारे पास से सामान जाएगा, जो भी सामान हम सेल करते हैं बिजनेस के अंदर उसको हम सेल्स कहते हैं। खैर, नेक्स्ट है जी 17 तारीख की एंट्री, पेड कैश लेस डिस्काउंट टू नूर मिल्स लिमिटेड इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। अब ये है जी 17 तारीख की एंट्री है 17/1/1992। 17/1 की एंट्री है। नूर मिल्स को हमने डिस्काउंट अवेल की, और हमने डिस्काउंट किस तरीके से अवेल की? 4 तारीख को हमने परचेजेस की थी गुड्स की। 2/10 था और n/30 था।
ठीक है जी। तो 2/10 और n/30। 2/10 का मतलब ये था 10 दिन के अंदर हम पेमेंट करेंगे तो हम लोगों को 2% का डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे पेमेंट कब हो रही है? यहाँ पे हो रही है 17th को पेमेंट हो रही है, तो क्या इसको डिस्काउंट मिलना चाहिए? क्योंकि 4 के बाद अगर 10 डेज लगाएं तो 14 डेज बनते हैं, ठीक है, जो 14th डेट बनती है। लेकिन ये 17th है, इसका मतलब है कि इसको डिस्काउंट नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि 10 ये जो टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड हुई थी उसके ऊपर ये पूरा नहीं उतरा। अगर ये ट्रांजैक्शन 12th को हुई होती तो हम यहाँ पे डिस्काउंट लाजमी डिडक्ट कर लेते, लेकिन यहाँ पे हम डिडक्ट नहीं करेंगे। तो पेड कैश हुआ जी, कैश हम अब कितना करेंगे? कैश अकाउंट टू सॉरी हम लोग कैश अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे, हम करेंगे नूर मिल्स अकाउंट। अकाउंट को हम करेंगे डेबिट, और क्योंकि कैश हम पे कर रहे हैं तो कैश हमारा हो रहा है क्रेडिट। तो हम कितनी अमाउंट से करेंगे? 7500 से करेंगे? नहीं, हम इसको करेंगे 7000 से। 7000 से क्यों करेंगे भाई? सीधी सी बात है, हमने 7500 का नूर मिल से सामान खरीदा था और 500 का सामान हमने उसको रिटर्न कर दिया था। जब 500 का सामान हमने उसको रिटर्न किया था तो 7500 तो नहीं अब देने हमने उसके, 500 हम लेस करेंगे, तो 7000 का सामान हम लोग पे लिया था, हमने उस 7000 उसको रिटर्न करेंगे। खैर, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 20th की, और 20th की ट्रांजैक्शन क्या कहता है जी? सोल्ड गुड्स टू मुबीन एंड कंपनी, टर्म्स 2/10 n/30 फॉर ₹2500। आपने सेल्स की है मुबीन एंड कंपनी को। मुबीन एंड कंपनी आपके डेटर बन गए हैं। मुबीन कंपनी लिख देता हूं यहाँ पे, कंपनी अकाउंट, इसको हमने डेबिट कर दिया, और क्योंकि हमने सेल्स की है तो हमारे पास से सामान चला गया है, टू सेल्स अकाउंट को हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया। कितना सामान गया है जी? ये गया है 2500 पे, और कितने पे गया है जी? 2500 पे। इसमें एक तरफ से हमारा रेवेन्यू इंक्रीज किया है और दूसरी साइड पे हमारा एसेट इंक्रीज किया, क्योंकि ये हमारा डेटर है, इससे हमने पैसे लेने हैं। हमने पैसे से क्यों लेने हैं? क्योंकि हमने इसको सामान बेचा है, और जब हम सामान बेचेंगे तो उसके एवज हमें पैसे आएंगे। चलें जी, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। ये ट्रांजैक्शन अगर बगौर देखें तो 2/10 n/30 है, हमने इसके ऊपर इसको डिस्काउंट दी हुई है अगर वो ये इन डेट्स में पैसे वापस कर देता है। नेक्स्ट है जी 22nd 1 and 1992 की ट्रांजैक्शन क्या है? लॉस बाय एक्सीडेंट वाइल गुड्स वर इन ट्रांजिट। लॉस बाय एक्सीडेंट का हम लोग फिर अकाउंट बनाएंगे। लॉस बाय एक्सीडेंट, इसको हम डेबिट करेंगे, और 2 हम करेंगे परचेजेस अकाउंट को, क्योंकि जो हमने परचेजेस की थी और ये परचेजेस में वाला ही सामान हमारा ज़ाया हुआ है, तो हम इसको परचेजेस कर देंगे, गुड्स इन ट्रांजिट कर देंगे। 175 का लॉस हुआ हमें, तो 175 से ही हम इसको क्रेडिट करेंगे। लॉस बाय एक्सपेंस इज हमारा एक्सपेंस है जी, एक्सपेंस इंक्रीज कर गया, और परचेजेस हम लोगों का एक्सपेंस होता है, लेकिन यहाँ पे एक्सपेंस डिक्रीज कर गया, जो सामान हमने लिया हुआ था वो ज़ाया हो गया, तो 175 हम लोगों ने इसी तरह लिख दिया। खैर, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं 23rd की। 23rd की ट्रांजैक्शन देखें तो 23rd को क्या हुआ है जी? गुड्स रिटर्न बाय मुबीन एंड कंपनी फॉर ₹125। मुबीन एंड कंपनी ने 125 रुपए का सामान वापस किया। अब ये जो अगर हम सेल करेंगे, सेल का हमें कुछ सामान वापस आएगा तो उसको हम क्या कहते हैं? सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न अकाउंट को हम लोगों ने डेबिट किया, और टू मुबीन एंड कंपनी को हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया। और ये सामान कितने का था जी वापस आया?
ये हमारा है 125 रुपीज़ का और ये 125 रुपीज़ का ही हम लोगों ने सामान वापस आया। इसकी सेकंड लॉजिक क्या है जी, सेल्स रिटर्न यानी कि रेवेन्यू हमारा डिक्रीज कर गया और मुबीन एंड कंपनी हमारी जो एसेट है वो भी डिक्रीज कर गए। यहाँ पे मुबीन एंड कंपनी से हमने पैसे लेने थे, हमारा एसेट है और जब पैसे कम हो जाएंगे तो वो क्रेडिट हो जाएगा। पे ट्यूशन फी ऑफ ऑनर्स चिल्ड्रन फॉर ₹200 and goods given as charity on his behalf for ₹100। अच्छा जी, ये ट्यूशन फीस पे की है मालिक के बच्चों की, और सेकंड क्या किया उसने कि गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी ऑन हिज बिहाफ, यानी कि गुड्स उसके बिहाफ पे, मालिक के बिहाफ पे ही उन्होंने चैरिटी कर दी। तो खैर इसकी क्या एंट्री करेंगे, इसकी हम करेंगे एंट्री ड्राइंग्स के नाम से, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट करेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट को हम करेंगे डेबिट। ये मालिक ने ज़ाती इस्तेमाल के लिए लिया है और ज़ाती इस्तेमाल के लिए अगर हम लें तो डेबिट होता है। कितना कैश लिया जी, टू कैश अकाउंट। और दूसरी चीज़ क्या की है उसने, टू परचेजेस, देखेंगे कि उसने सामान भी यहाँ से लिया है। हाँ जी, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ये कंफ्यूजिंग किस तरीके से है, ये हमने एक कंबाइंड एंट्री कर दी है। दो एंट्रीज बन सकती थी लेकिन दो की जगह पे हमने सिंपल ये एक एंट्री की है। इसमें क्या किया है, मालिक ने 200 रुपया बच्चों की फीस दे दी है, यानी कि ज़ाती इस्तेमाल के लिए 200 रुपया निकाला है, और 100 रुपये की उसने चैरिटी कर दी है। 100 रुपये की उसने चैरिटी खुद की है क्योंकि वो लिखा हुआ है कि ऑन हिज बिहाफ। तो 300 रुपये की इसमें ड्राइंग्स हम लिखेंगे। ड्राइंग में से कैश कितना था जी, कैश था 200 रुपये का, और सामान कितने का गया उसमें, 100 रुपये का सामान गया। और ड्राइंग्स हमारा हम लोग ड्राइंग्स जो है उसको एक्सपेंस के तौर पे ही ट्रीट कर लें, और कैश हमारा एसेट लेस हुआ, और परचेजेस भी हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमारा यहाँ पे कम हो गया। ये थी 24th की एंट्री। 25th की एंट्री देखते हैं। 25th की एंट्री अगर देखते हैं तो रिसीव्ड कैश लेस डिस्काउंट फ्रॉम मुबीन कंपनी फॉर फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। जी, मुबीन एंड कंपनी ने 25 तारीख को हमें पेमेंट कर दी है, और मुबीन की हमने मुबीन को सेल्स कब की थी, हमने मुबीन को सेल्स की थी 20th को, और 20th को हमने की थी 2500 की। 2500 की सेल जब हमने की थी इसको, तो उसमें से हमने माइनस करना है सेल्स रिटर्न, तो हमारी अमाउंट बन जाएगी 2375 की। तो जब हम लोगों ने 2375 को हम लोगों ने जब नोट डाउन करना है, तो अब हम लोगों ने इसको 2375 नहीं लिखना क्योंकि इसको हमें डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो जो डिस्काउंट कितना बनता है, डिस्काउंट हमारा बनता है, डिस्काउंट 2375 इंटू 0.02 करेंगे तो हमें 47.5 रुपीज़ का डिस्काउंट इसके अंदर देना पड़ेगा। और डिस्काउंट हमारा होता है, हम डिस्काउंट अलाउड किया है तो डिस्काउंट हमारा एक्सपेंस बन जाएगा। और हमने इसके हमने क्या किया है, हम लोगों ने रिसीव कैश किया है, तो कैश हम लोग डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, और 2 करेंगे हम इसके अंदर मुबीन कंपनी अकाउंट को हम लोग इसको क्रेडिट करेंगे। ये देख लेते हैं जी, 2375 टोटल अमाउंट है जी, हम लोगों ने रिसीव करनी मुबीन से। 2375 में से माइनस करेंगे 47.5, तो हमारे पास रह जाएगा 2327.5। ये अमाउंट्स हैं। कैश हमने रिसीव किया 2327.5, और डिस्काउंट हमने अलाउ किया क्योंकि विद इन टाइम फ्रेम उसने हमें पेमेंट वापस कर दी थी, और मुबीन को हमने 2375 से क्रेडिट कर दिया। 2375
तो अगर देखें तो अगर पहले भी क्रेडिट हुआ है 125 से, तो 2500 जो है इसकी टोटल अमाउंट बन जाती है। ये था जी आपका ये डिफिकल्ट पार्ट। अब हम 27th डेट की ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। 27th को क्या हो रहा है कि 27 को हम लोगों ने सेल किया है फर्नीचर फॉर ₹1800। फर्नीचर हम लोगों का मेरा ख्याल है कि किसी काम का नहीं रहा होगा, तो इसके लिए या पुराना हो गया होगा, तो इसलिए फर्नीचर को सेल कर दिया, या इस फर्नीचर की हमें ज़रूरत नहीं होगी। तो हम लोगों को इसके सेल करने के बाद हमें इसका मिला कैश, इसको हम लिखेंगे कैश अकाउंट। और सेल किया है फर्नीचर, तो फर्नीचर को हम कर देंगे फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट टू फर्नीचर अकाउंट। क्रेडिट हमने कर दिया जी, तो फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। कितने से? हमने 1800 से क्रेडिट कर दिया, और 1800 ही हम यहाँ पे इसको मेंशन कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट है जी पेड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस। पेड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस के अंदर हम लोगों ने सिंपल क्या करना है, एक्सपेंस अगर इंक्रीज करेगा तो वो डेबिट हो जाएगा जी। 30th को हमने ये तमाम एक्सपेंसेस पे किए हैं। जितने भी हम एक्सपेंसेस पे करेंगे 30th को, तो तमाम एक्सपेंसेस को हम कर देंगे डेबिट, और इसकी जो हम लोग कैश को कर देंगे क्रेडिट। पेड द फॉलोइंग एक्सपेंस, सैलरीज अकाउंट को हम लोगों ने डेबिट किया है, सैलरीज अकाउंट। इसके बाद हम लोग करेंगे वेजेस अकाउंट, अकाउंट को भी हम डेबिट करेंगे। इसके बाद हम इलेक्ट्रिसिटी को भी हम डेबिट कर देंगे। उसके बाद बैंक चार्जेस को भी हम डेबिट कर देंगे। एंड हाँ, इंश्योरेंस को भी हम डेबिट कर देंगे, और टू कर देंगे इसको हम सिंपल सी कैश अकाउंट से। और ये सैलरीज की अमाउंट कितनी है जी? सैलरीज की अमाउंट है 2000, वेजेस हैं जी 1000 की, इलेक्ट्रिसिटी है जी 110 की, और बैंक चार्जेस हैं 140 के, और इंश्योरेंस प्रीमियम है 330 का। इन सबको हमने जब ऐड करना है 2 + 1 3, 3000 ₹3580 बन जाते हैं। तो ये हम लोगों ने इस तरीके से अपनी ये ट्रांजैक्शंस कंप्लीटली रिकॉर्ड कर ली। और ये था जी आज का लेक्चर आपका। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो काइंडली मुझे मैसेज कर दें। थैंक यू वेरी मच।